नमस्कार मित्रों, मैं कौशल उपाध्याय अपने YouTube चैनल गुमा एस्ट्रो के माध्यम से आज आपके लिए मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाया हूं और समय कम लेते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि व्हाइट बोर्ड पे मैंने कुछ लिख रखा है, इसको आप सर्वप्रथम नोट कर लीजिए। जो लोग स्मार्ट वर्क करते हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि फिर मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूं। देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ पर एक ब्रह्मांडीय चार्ट बना रखा है और उसमें मैंने कई प्रकार से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ऐसे कई बार रिपीट करके लिखा हुआ है। तो कुंडली में 4 प्रकार के त्रिकोण होते हैं। एक धर्म त्रिकोण, एक अर्थ त्रिकोण, एक काम त्रिकोण और एक मोक्ष त्रिकोण। जैसा कि मैंने यहाँ पे देखिए लिख दिया है कि धर्म त्रिकोण 1, 5, 9। तो कुंडली में 1, 5, 9 कौन से स्थान हो गए? 1, 5, 9, यह आपका धर्म त्रिकोण हो गया। अर्थ त्रिकोण 2, 6, 10। तो 2, 6, 10 ये भी एक त्रिकोण बन गया। अब काम त्रिकोण 3, 7, 11 ये भी एक त्रिकोण बन रहा है। मोक्ष त्रिकोण 4, 8, 12। इसको नोट कर लीजिए, ये आपके बहुत काम आएगा। क्यों? क्योंकि जब हम कुंडली आगे और देखना सीखेंगे तो ये आपके बहुत काम आएगा। इसको आप नोट कर लीजिए। अगर आप लोगों ने इसको नोट कर लिया हो तो मैं इसको साफ कर देता हूं। फिर हम लोग आगे बात करते हैं ग्रहों की गति की। जैसा कि आप सब लोगों ने काफी कुछ सीख लिया होगा अभी तक 2 वीडियो में, परंतु अब मैं यहां पर आपको ग्रहों की गति बताने की कोशिश करूंगा। पिछली बार मैंने आपको एक सूत्र लिखाया था, उस सूत्र की हम बात कर लेते हैं। आ चम भव रा जी श बू के सु। तो आचम भवराजी सबू केसु, इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे। अब इसी प्रकार से हम इनकी गति भी लिख देंगे। जैसे आ मीन्स आदित्य, तो उसको हम सूर्य लिख सकते हैं। चम मीन्स चंद्रमा। आप लोग मेरे साथ में लिखते हुए चलिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। भौम मीन्स भौम, भौम को हम मंगल लिखते हैं। मंगल का एक नाम भौम भी है। राहु, रौ से राहु। जी से जीव मतलब गुरु बृहस्पति। श से शनि। बू से बुध। के से केतु और सु से शुक्र। इसे आप इसी प्रकार से नोट कर लीजिए। अब हम जानेंगे कि 30 डिग्री चलने में किस ग्रह को कितना समय लगता है। यह हम इसलिए जानेंगे ताकि जब हम फलित में जाएं, जब हम अपनी कुंडली या किसी और की कुंडली देख रहे हो तो हमें पता चले कि गोचर में कौन सा ग्रह कितना चल चुका है या कब वह राशि परिवर्तन करेगा। कौन सा ग्रह कितने दिन में एक राशि पूरी कर लेता है। तो अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य 30 दिन में 30 दिन में चलता है 30 डिग्री। मतलब एक राशि को पार करने में सूर्य को 30 दिन लगते हैं। चंद्रमा 2.25 दिन,
सॉरी 2.25 दिन लिखना था तो 1/4 लिखना है। 2.25 दिन में 30 डिग्री चल देता है। इसको आप मेरे साथ लिखते जाइए। क्यों? क्योंकि साथ में अगर लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं मंगल की। मंगल 45 दिन में 30 डिग्री चल देता है। इसको आप नोट कर लीजिए, मेरे साथ में ही नोट करते रहिए। अब हम बात कर लेते हैं राहु की। राहु 18 महीने में 30 डिग्री चलता है। राहु 18 महीने में 30 डिग्री चलता है। गुरु 12 महीने में 30 डिग्री चलता है। शनि 9 ग्रहों में सबसे मंद गति जो है वो हमारे शनिदेव महाराज की है। यह 2.5 वर्ष मतलब 2.5 वर्ष में 30 डिग्री चलते हैं। इसीलिए इनको शनय शनय कहा गया है। मतलब शनि जो है बहुत धीरे धीरे 2.5 वर्षों में एक राशि को पार करते हैं। इसको आप लिख लीजिए, लाइन से लगातार लिखते रहिए। अब हम बात करते हैं बुध की। तो बुध जो है वह 27 दिन में 30 डिग्री पार करते हैं। केतु की बात करते हैं तो राहु 18 महीने में, तो केतु भी 18 महीने। मुझे लग रहा है शायद हाँ में गलत मात्रा लग गई है, कोई बात नहीं, अभी आप लिख लीजिए। महीने में 30 डिग्री पार करता है। अभी अगर हम शुक्र की बात करें तो शुक्र जो है वह 27 दिन में 30 डिग्री पार करता है। अगर आप मेरे साथ में लिख रहे हैं तो बहुत ही अच्छे से इसको लिख लीजिए, और अगर आप मेरे साथ में नहीं लिख रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसको अपनी कॉपी पर नोट्स बना लीजिएगा। अगर आप लोगों ने इसको लिख लिया हो तो मैं अब आगे बढ़ना चाहूंगा। मैं इसको यहां से साफ कर देता हूं। कल हम लोगों ने केंद्र, त्रिकोण, योगकारी, पूर्ण योगकारी, शुभ भाव, अशुभ भाव के बारे में जाना, परंतु आज हम कुंडली वाइज, आज मैं नीचे से ऊपर चलता हूं। मतलब मीन राशि से स्टार्ट करता हूं और मेष राशि तक मैं शुभ और अशुभ ग्रह कौन कौन से होते हैं
लग्न वाइज, वह मैं आपको बताता हूं। लग्न, यहां पे हम लिख लेते हैं मीन लग्न, सॉरी लग्न तो पहले लिख लिया, परंतु मीन लग्न लिख लेते हैं। अब मीन लग्न की अगर हम बात करेंगे तो हम यहां पर एक ब्रह्मांडीय चार्ट बना लेते हैं और मीन लग्न की कुंडली निकाल लेते हैं। अब आप लोग भी मेरे साथ इसको दोहराते चलें ताकि आप लोगों को भी ज्योतिष सीखने में आसानी हो जाए। मीन लग्न है तो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो अब हम लोगों ने क्या जाना था कि त्रिकोण, मूल त्रिकोण और ये 2 त्रिकोण, मतलब कुंडली में 3 त्रिकोण जो हैं वह हमेशा शुभ रहते हैं। तो मीन लग्न की कुंडली में सर्वप्रथम हमें देखना है कि लग्न में कौन सी राशि है। लग्न में 12वीं राशि है, तो 12वीं राशि हो गई आपकी मीन राशि। मीन राशि का स्वामी है गुरु। अब हम देखेंगे पंचम भाव में, यहां से गिनिए 1, 2, 3, 4, 5। मैंने आपसे कहा था लग्न में या अन्य ग्रहों में कोई भी राशि हो, लेकिन अगर लग्न की हम बात करेंगे तो लग्न हमेशा प्रथम होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, यहां पे चौथी राशि है, तो चौथी राशि हो गई आपकी कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी हो गया चंद्रमा। कर्क राशि का स्वामी हो गया आपका चंद्रमा। अब हम देखते हैं नवम भाव में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। नवम भाव में 8वीं राशि है। 8वीं राशि है वृश्चिक राशि। 8वीं राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल। अब हमें यह देखना है कि मीन लग्न में कोई पूर्ण योगकारी ग्रह है कि नहीं है। प्रथम त्रिकोण में, या फिर हम ये कहते हैं द्वितीय त्रिकोण में, प्रथम तो ये हो गया, द्वितीय त्रिकोण में चतुर्थ राशि है। चतुर्थ राशि का स्वामी सिर्फ एक ही राशि का होता है, तो यहीं पे माना जाएगा। तृतीय त्रिकोण में, तृतीय धर्म त्रिकोण में हम ये कह सकते हैं अष्टम राशि है। अष्टम राशि की दूसरी राशि यहां पर है। अष्टम राशि का स्वामी मंगल हो गया। मंगल की दूसरी राशि मेष है। मेष यहां पर है, तो वो केंद्र में नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि मीन लग्न में 2 ग्रह योगकारी होंगे। कौन से? चंद्रमा और मंगल। चंद्रमा और मंगल योगकारी हो गए। और अगर हम गुरु की बात करते हैं तो गुरु की एक राशि केंद्र त्रिकोण में और दूसरी राशि केंद्र में है, तो यह भी योगकारी बन जाता है या शुभ बन जाता है। इसको योगकारी ना कह करके शुभ कहेंगे, है ना। तो ये दोनों ग्रह हो गए आपके योगकारी और यह ग्रह हो गया शुभ। तो हम ये कह सकते हैं कि इन तीनों ग्रहों की जब महादशा आएगी तो मीन लग्न वाला इंसान बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, बहुत आसानी से उसकी ग्रोथ हो जाएगी। यह समय इसका गोल्डन पीरियड होगा। यह बात आपके समझ में आ गई। अब अगर आप लोगों ने यह लिख लिया है, या फिर ये कह लीजिए कि इस कुंडली में शुभ ग्रह गुरु, चंद्रमा और मंगल होंगे, इसको आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। मैं इसको साफ कर देता हूं। अब हम मीन लग्न की कुंडली में अशुभ ग्रह,
अशुभ ग्रह ढूंढ लेते हैं। अब अशुभ ग्रह ढूंढने के लिए हमें क्या करना होगा? अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, त्रिकोण का जो स्वामी है उसकी दूसरी राशि अगर किसी अन्य भाव में भी आ जाती है तब भी वह ग्रह शुभ होगा। ठीक है। अच्छा, अब हम यहां देखते हैं कि 3, 6, 11, 3, 6, 11 में कौन कौन सी राशि है? तो तीसरे घर में कौन सी राशि है? दूसरी राशि कौन सी हुई? वृष राशि। वृष राशि का स्वामी हो गया शुक्र। शुक्र की दूसरी राशि कहां है? अष्टम भाव में। तो पहली राशि तृतीय भाव में और दूसरी राशि अष्टम भाव में। तो शुक्र जो है वह मीन लग्न में थोड़ा सा अशुभ ग्रह कहलाएंगे। मतलब कहने का मतलब यह है कि शुक्र की महादशा में इस जातक को अथक प्रयास, अथक परिश्रम, अथक मेहनत करनी पड़ेगी। और जब कुंडली का पूरा विश्लेषण होगा तब हम और जानेंगे, परंतु अभी हम ये जान रहे हैं कि शुभ और अशुभ। शुभ ग्रह आपने लिख लिया, अब अशुभ ग्रह लिखिए, तो ये आपको पता चल गया। अब देखिए, छठे घर में 5वीं राशि है। 5वीं राशि होती है सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी हो गया सूर्य, तो सूर्य भी अशुभ हो जाएगा। अब 11वें और 12वें घर का स्वामी देख लीजिए। 11वें और 12वें घर का स्वामी जो है वह हो गया शनि। तो 10वें और 11वीं मतलब मकर और कुंभ राशि का स्वामी जो है वह है शनि। तो यहां पर शनि भी अशुभ हो गया। अच्छा, मैं एक चीज बताना भूल गया हूं, उसको आप लोग नोट कर लीजिए। शुभ ग्रह जब आपने लिखा है तो देखिए तीसरी और छठी राशि भी केंद्र में है, तो शुभ ग्रह में बुध का नाम भी लिख लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैंने शुभ और अशुभ यहां पर लिखवा दिया, परंतु अगर आप गौर से देखेंगे तो द्वितीय स्थान में प्रथम राशि है और सप्तम स्थान में छठी राशि है। मतलब मंगल और बुध यह मारक भी बन रहे हैं, परंतु मंगल त्रिकोण का स्वामी है तो मारक नहीं होगा। तो यहां पर बुध और मोक्ष का घर ये भी कहा गया है, तो यहां पर शनि भी बन रहा है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग ग्रह जान लेते हैं कि कौन सा ग्रह कैसा है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कुंभ लग्न की। हम लोग अब नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे। सभी लग्न वालों को यह पता चल जाना चाहिए कि उसका शुभ और अशुभ ग्रह कौन सा है। कुंभ लग्न, अगर किसी लग्न वाले को मेरी बात सही से ना समझ में आई हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए कि आपने जो यहां बताया है वो मैं समझ नहीं पाया हूं। तो आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको उसका उत्तर दूंगा। अच्छा, उत्तर जानने के लिए यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। और किसी को अगर पर्सनल गाइडेंस लेनी हो तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, उसके बाद मैं आपको रिप्लाई करूंगा। चलिए अब हम कुंभ लग्न जान लेते हैं।
मोबाइल नंबर आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो मैं इसको यहां से मिटा देता हूं। अगर किसी को किसी भी प्रकार से कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम लोग कुंभ लग्न के बारे में जानते हैं। कुंभ लग्न का मतलब हो गया 11वीं राशि। 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कुंभ लग्न वाले भी अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो पहले भी इन्होंने वीडियो देखा होगा, तो अब ये चार्ट देखते ही समझ गए होंगे कि इनका सबसे शुभ ग्रह कौन सा है। तो हम यहां पे पहले क्या लिखेंगे, शुभ ग्रह। मूल त्रिकोण मतलब लग्न में 11वीं राशि है, तो 11वीं राशि का स्वामी हो गया शनि, तो यहां पर हम शनि लिख लेंगे। तीसरी राशि है छठी राशि, सॉरी तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि का स्वामी हो गया बुध। यहां पर सप्तम राशि है, सप्तम राशि हो गई तुला। तुला राशि का स्वामी हो गया शुक्र। तो और यहां देख लीजिए ये केंद्र में 5वीं राशि है, 5वीं राशि का स्वामी है सूर्य, तो यहां पर हम सूर्य भी लिख देते हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं कि कुंभ लग्न वालों के शुभ ग्रह जो हैं वह शनि, बुध, शुक्र और सूर्य हैं। अब हम इसको बिना कुछ कहे ये भी मतलब बिना कुछ और सोचे ये भी कह सकते हैं कि शनि, बुध, शुक्र और सूर्य की महादशा में शनि, बुध, शुक्र और सूर्य की महादशा में यह जातक उन्नति करेगा, तरक्की करेगा, बहुत ही आसानी से आगे चला जाएगा। अब ये आपको समझ में आ गया, ये हो गए शुभ ग्रह। अब हम इसमें देख लेते हैं अशुभ ग्रह। देखिए हम खाली यहां पर 7 ग्रहों की बात कर रहे हैं, क्योंकि राहु और केतु को किसी भी ग्रह का या भाव का स्वामित्व या किसी भी राशि का स्वामित्व, राशि का ही कहेंगे कि किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है। इसीलिए हम यहां पर सिर्फ 7 ग्रहों की बात कर रहे हैं। राहु और केतु के विषय में हम अलग से बात करेंगे। अच्छा, अब यहां देखिए 3, 6 और 11। 3, 6 और 11। 3, 6, 11। फिर से एक बार देख लीजिए, यहां पर मेष राशि है। अब मेष राशि की दूसरी राशि कहां पर है, केंद्र में। छठे घर में चौथी राशि है, तो चौथी राशि का स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा एक ही राशि का स्वामी है, इसलिए सर्वप्रथम हम अशुभ ग्रह में चंद्रमा का नाम लिखेंगे। तो हमने लिख दिया चंद्रमा, चंद्रमा लिख दिया। एक राशि यहां पर है, ये थोड़ा अच्छा घर नहीं कह सकते हैं, और दूसरी राशि यहां पे है, तो ये भी हमारा अशुभ में आ जाएगा मंगल। अशुभ का मतलब सिर्फ बताने की अशुभ होता है, अशुभ का मतलब ये होता है कि मंगल की जब दशा लगेगी तो इस जातक को बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पराक्रम भाव का और कर्म भाव का स्वामी जो है वह एक ही है। तो मंगल की दशा में इनको अथक प्रयास करना पड़ेगा, अथक मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ये कह सकता हूं कि अगर कोई आदमी एक दिन काम करके 10 दिन का पैसा कमा सकता है, तो इस आदमी को या इस मतलब
कुंभ लग्न वाले को मंगल की दशा में 10 दिन जब काम करेगा तब जाकर के 1 दिन की कमाई प्राप्त होगी। ये उदाहरण है। अच्छा, मंगल हो गया। अब देख लीजिए, 9वीं राशि यहां पर है और 12वीं राशि यहां पर है, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, अशुभ ग्रह में गुरु। तो हमारे 4 ग्रह शुभ में और 3 ग्रह अशुभ में आ गए। अब ये जो शुभ और अशुभ मैं बता रहा हूं, यह आपके जीवन में तो देखा ही जाएगा, परंतु इसका सही उपयोग महादशा में होता है। जब भी हम महादशा देखेंगे तो हम देख लेंगे कि शुभ ग्रह की महादशा चल रही है या अशुभ ग्रह की। क्यों? क्योंकि लोग हमेशा जब मेरे पास आते हैं तो मुझसे कहते हैं कि कौशल जी, मेरा समय बहुत खराब चल रहा है। मैं तो उनकी कुंडली देखते ही समझ जाता हूं कि खराब क्यों चल रहा है, परंतु वो लोग नहीं समझते हैं। इस चीज को जानने के बाद शायद आपको भी ये समझ में आ जाए कि आपका समय सही चल रहा है या खराब चल रहा है। तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं आगे मकर लग्न की। अब देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मकर लग्न मेरा है, मतलब मेरी कुंडली में मेरा लग्न जो है वह मकर है ना। वैसे कोई ज्योतिषी बताता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूं कि मेरा लग्न जो है वह मकर है, मकर लग्न। अब मकर लग्न वाली कुंडली में आप गौर से देखिएगा, मेरे बहुत सारे मित्र हैं उनका भी मकर लग्न है। अब मैं आपको बताता हूं मकर लग्न में क्या खास बात है और क्या खास बात नहीं है। मतलब वही है, शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह। बाकी संपूर्ण विवेचना तो हम लोग आगे धीरे धीरे करना सीख ही जाएंगे। आप लोग स्वयं अपनी कुंडली के बारे में जानने की कोशिश करिए। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, सॉरी 5 यहाँ लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब इस कुंडली को देख करके आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि लग्न में 10वीं राशि है, मतलब इनका शुभ ग्रह, इनका शुभ ग्रह शनि हो गया। इसको समझिएगा भाई, ये मूल त्रिकोण है, ये त्रिकोण है, त्रिकोण में दूसरी राशि है, दूसरी राशि का स्वामी शुक्र हो गया। शुक्र की जो दूसरी राशि है वो कहीं केंद्र में लग रही है, हाँ लग रही है, वो यहाँ लग रही है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इनका शुक्र जो है वह पूर्ण योगकारी हो गया। क्या हो गया? पूर्ण योगकारी। भाई मैंने आपको सूत्र लिखाया था ना, शुभ एवं योगकारी, शुभ प्लस योगकारी इज इक्वल टू पूर्ण योगकारी। मतलब यहां पर ये शुभ, यहां पर ये शुभ भाव में है और यहां पर ये योगकारी भाव में है, तो दोनों प्लस हो गए, बन गया पूर्ण योगकारी। तो मकर लग्न में शुक्र जो है वह पूर्ण योगकारी ग्रह है। ठीक है। अच्छा, अब आगे देख लीजिए, यहां देखिए, यहां पे छठी राशि है और छठी राशि की दूसरी, मतलब छठी राशि का स्वामी जो है वह है बुध। बुध की दूसरी राशि कहां है? वो छठे घर में। काल पुरुष की कुंडली में देखेंगे तो ये छठा घर है। मैं कारक की बात नहीं कर रहा हूं, ये छठा घर है। तो छठा घर का मतलब हो गया कि बुध यहां का स्वामी है। ठीक है, मैं अभी कारक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ राशि की बात कर रहा हूं। छठी राशि अगर यहाँ है तो छठी राशि
कन्या राशि हो गई, तो कन्या राशि का स्वामी भी बुध है, तो कह ये हम सकते हैं कि बुध भी इनका बुध भी इनका शुभ हो गया। कोई और राशि है? यहां पे देखिए आप, यहां आपको दिख रहा होगा चंद्रमा। कहने का मतलब यह है कि मकर लग्न वालों में चंद्रमा भी शुभ है। अब हम ये कह सकते हैं कि शनि शुक्र बुध और चंद्रमा जब भी इनकी महादशा आएगी या अंतरदशा आएगी या प्रत्यंतर दशा आएगी या अन्य दशाएं आएंगी, तो इनको क्या होगा? लाभ होगा, बहुत तेजी से उन्नति करेंगे। लेकिन यहां पर हम सिर्फ महादशा की बात करते हैं कि अगर शनि की महादशा, शुक्र की महादशा, बुध की महादशा और चंद्रमा की महादशा इनको मिल जाती है इनके जीवन काल में, तो ये बहुत तेजी से तरक्की करेंगे, संपूर्ण प्रकार का सुख इनको प्राप्त होगा। तो ये इनके शुभ ग्रह हो गए। अच्छा, अब हम यहीं पर नीचे लिख लेते हैं अशुभ ग्रह। अब अशुभ ग्रह में देख लीजिए, यहां पर बृहस्पति है, यहां पर बृहस्पति है, दोनों घर, तो यहां पर हम लिख लेते हैं गुरु। तीसरे घर का तो मैंने आपको बता दिया, बुध का ये है। यहां लिख लेते हैं अष्टम भाव का स्वामी सूर्य। और कोई ग्रह आपको दिख रहा है? ये है 11वें भाव में, एक राशि यहां है, एक राशि यहां है, तो यहां पर मंगल। कहने का मतलब यह है कि गुरु की महादशा में, सूर्य की महादशा में, मंगल की महादशा में इनको अथक परिश्रम करना पड़ेगा। तो मकर लग्न वालों की कुंडली भी आपके अब समझ में आ गई है, बिना ग्रहों की कुंडली अब आपके समझ में आ रही होगी। जब आप देखिए कि कोई इंसान बहुत कम मेहनत करके बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो समझ लीजिए कि उसके शुभ ग्रह की दशा चल रही है। इतना आप समझ लीजिएगा। और बाकी जब आपको यह लग्न चार्ट देखने को मिलेगा, तो ग्रहों को पहले मत देखिए, पहले आप ये देखिए कि कौन सा लग्न है। लग्न पर फिर आप ये सूत्र बैठाइए। ये सूत्र बैठाने के बाद आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि यह जातक किस मनोस्थिति में चल रहा है। इसको आप बार बार ट्राई करिए, हर लग्न पर ट्राई करिए। मैंने तो अभी 3 लग्न आपको बता दिए, मीन लग्न, कुंभ लग्न और मकर लग्न। अभी मैं अगले वीडियो में आगे भी बताऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, तो मैं अभी अपनी वाणी को यहां विराम दूंगा। और आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप 12 के 12 लग्न पर यह सूत्र लगाएंगे। चलिए, वीडियो ज्यादा लंबा ना करते हुए मैं आप सभी लोगों से इजाजत लेता हूं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।